सो हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग एसी सर्किट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी, और उसका सारा कॉन्सेप्ट उससे आसपास जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकता है वो भी आसपास अच्छे से देखेंगे। इससे पहले सर्किट थ्योरी से रिलेटेड 2 सेशन अपलोड हम लोग देखे हैं, दो सेशन डिस्कस किए हैं और इसमें ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू इज नोन एज, है ना। रेशियो पूछा गया है आरएमएस अपॉन एवरेज का। इसको हम, इसका जो डेफिनेशन होता है इसको हम लोग फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। फॉर्म फैक्टर का जो फॉर्म है आरएमएस अपॉन एवरेज, ठीक। तो रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू, ये हुआ हमारा फॉर्म फैक्टर। क्रेस्ट फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन में आरएमएस, ठीक है। आरएमएस अपॉन एवरेज जो हुआ वो फॉर्म फैक्टर हुआ और मैक्सिमम अपॉन आरएमएस जो हुआ क्रेस्ट फैक्टर हुआ, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है, ये वैल्यू आपको याद रखना है। और अगर एक एग्जांपल से यहाँ पे समझे, ठीक है। अगर साइनोसॉइडल का केस लेते हैं, मतलब साइन वेव अगर लेते हैं, तो साइन वेव में क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है साइन वेव का 2Vm अपॉन पाई, और आरएमएस वैल्यू क्या होता है Vm/√2, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे फॉर्म फैक्टर आरएमएस अपॉन एवरेज आप करेंगे वैल्यू सॉल्व करके, जो फॉर्म फैक्टर का वैल्यू आएगा वो 1.1 आएगा, और जो पीक फैक्टर का वैल्यू या फिर क्रेश फैक्टर या फिर पीक फैक्टर दोनों को बोल, है ना, उसका क्या होगा वैल्यू, वो आएगा √2, ठीक है। अगर हम लोग स्क्वायर वेव लेते हैं, स्क्वायर वेव, तो इसका क्या होता है, इसमें एवरेज का वैल्यू क्या होता है, वो भी Vm होता है और आरएमएस वैल्यू भी Vm होता है। स्क्वायर वेव के केस में आरएमएस और एवरेज दोनों सेम रहता है, तो इसमें क्या होगा, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू भी सेम है, मैक्सिमम वैल्यू आरएमएस सब सेम है स्क्वायर वेव में, है ना। तो इसमें फॉर्म फैक्टर इक्वल टू क्रेस्ट फैक्टर या पीक फैक्टर इक्वल टू 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द फॉर्मूला फॉर द आरएमएस वैल्यू ऑफ अ साइनोसॉइडल सिग्नल इन टर्म्स ऑफ पीक टू पीक वोल्टेज V2P2 ईच, ठीक है। ये हमारा एक साइनोसॉइडल वेव है, राइट। ये मैक्सिमम वोल्टेज होता है Vm, ठीक है। उसको इसको -Vm बोल सकते हैं, है ना, ये Vm होता है। यहाँ जो दिया हुआ ना V पीक टू पीक, मतलब पीक क्या, ये जो अपर मैग्नीट्यूड का है पॉजिटिव पीक और ये नेगेटिव पीक, तो ये जो टोटल वैल्यू हुआ ना, टोटल ये इस पीक से इस पीक तक, ये बोलते हैं V पीक टू पीक, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया फॉर्मूला ऑफ आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू, ठीक है। आरएमएस वैल्यू क्या होता है साइनोसॉइडल केस में Vm/√2, ठीक है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा V पीक टू पीक है वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या होगा, ऊपर भी Vm और नीचे दोनों ऐड हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ Vm। तो यहाँ से जो Vm का वैल्यू हुआ वो V पीक टू पीक अपॉन 2, ठीक है। ये वैल्यू हमें पुट करेंगे V पीक टू पीक अपॉन 2, और नीचे ऑलरेडी √2 है। ये हमारा VRMS का वैल्यू हुआ V पीक टू पीक अपॉन 2√2। ये किस ऑप्शन में है, ये हमारा ए ऑप्शन में, V पीक टू पीक अपॉन 2√2। इस क्वेश्चन से इतना समझ गया, ये हमारा V पीक टू पीक है वो 2Vm के बराबर होगा, VRMS का वैल्यू Vm/√2, V एवरेज का वैल्यू 2Vm अपॉन पाई, है ना। लास्ट क्वेश्चन में भी देखें, करंट का भी केस में यही होता है, एवरेज वैल्यू 2Im अपॉन पाई लिखता है, और Im मतलब मैक्सिमम करंट, यहाँ पे Vm क्या है, वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है। आरएमएस वैल्यू जो होता है ये Vm/√2 वोल्टेज का, करंट का भी Im/√2, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ वेवफॉर्म्स। नॉन पीरियोडिक वेवफॉर्म्स आर दोज दैट वेरी एंड रिपीट द वेवफॉर्म, ठीक है। यही गलत लग रहा है, ये हमारा एक वेवफॉर्म है, ये फिक्स टाइम के बाद फिर से रिपीट हो रहा है ना। अगर ऐसे बनाता है, ये एक टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। टाइम अगर सेकंड में है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हर्ट्ज में होगा, राइट। नॉन पीरियोडिक वेवफॉर्म आर दोज दैट वेरी एंड रिपीट द वेवफॉर्म, ठीक है। जो वेवफॉर्म रिपीट हो रहा है, ये सपोज इसका यहाँ से यहाँ एक टाइम पीरियड है, उसके बाद वेवफॉर्म रिपीट हो रहा है, ये हुआ पीरियोडिक वेवफॉर्म, ठीक है। तो जो रिपीट होता है वो पीरियोडिक वेवफॉर्म होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ दैट वेरी एंड रिपीट नॉन पीरियोडिक, तो ये गलत है, ठीक है। तो इसका यही आंसर होगा, क्योंकि पूछा गया है नॉट करेक्ट, तो ये ऑप्शन होगा।
क्योंकि ये रिपीट हो रहा है बट यहाँ पे नॉन पीरियोडिक लिखा हुआ है, राइट। सेकंड ऑप्शन, बाई डायरेक्शनल वेव फॉर्म है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। बाई डायरेक्शनल देखिए, ये इस डायरेक्शन में है प्लस में और ये नेगेटिव, बाई डायरेक्शनल हुआ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, ये सही है स्टेटमेंट। द करेंट और वोल्टेज फॉर द यूनिडायरेक्शनल वेवफॉर्म और सिग्नल रिमेन्स सेम ऑल्दो वेरिंग, इट नेवर क्रॉसेज द जीरो लाइन। ठीक है, यूनिडायरेक्शन है मतलब एक ही डायरेक्शन मूव कर रहा है। कोई वेवफॉर्म सपोज ऐसा है, कुछ भी ऐसा वेवफॉर्म है, तो वो ये जो लाइन है ना जीरो वाला, इसको क्रॉस नहीं कर रहा, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। द पीरियोडिक टाइम फॉर अ स्क्वायर वेव इज स्टिल द टाइम ऑफ ए फॉर ए कंप्लीट साइकिल, ये स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है तो ए ऑप्शन होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर अ साइन वेव। नॉट करेक्ट पूछा गया, फ्रीक्वेंसी द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी 1/t, ये सही है। लास्ट क्वेश्चन में देखें, फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड होता है, टाइम का यूनिट यहाँ सेकंड होता है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में। टाइम पीरियड ही नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, ये गलत है। इसका ये ऑप्शन होगा, ये जो है ना नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, ठीक। RMS वैल्यू इज 0.7 ऑफ पीक वैल्यू। वही RMS क्या होता है, साइन वेव का दे रखा है क्वेश्चन में, Vm/√2, 1/√2 जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.707 Vm। तो RMS वैल्यू इज 0.7 ऑफ पीक वैल्यू, 0.7 ऑफ पीक वैल्यू, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। पीक वोल्टेज इज अनदर नेम ऑफ एम्पलीट्यूड, आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो पीक वैल्यू है इसको हम लोग एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक। तो टाइम पीरियड ही नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, तो ये स्टेटमेंट गलत है और इसमें गलत पूछा गया है, तो ये ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पैरेलल RLC सर्किट। ठीक है, एक पैरेलल RLC सर्किट बनाते हैं, ये हुआ R, ये L, ये कैपेसिटर, ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर है ना, RLC। ये सपोज यहाँ से करंट आई जा रहा, ये IR हुआ, ये IL, ये IC, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पैरेलल RL सर्किट। पैरेलल के केस में क्या होता है, इस पॉइंट पे अगर हम लोग KCL लगाएंगे तो जो टोटल करंट का वैल्यू होगा वो IR प्लस IL प्लस IC होगा, ठीक है। IR का वैल्यू क्या होगा, V/R प्लस IL क्या लिखते हैं, V/JXL प्लस V/-JXC, है ना। कैपेसिटर का वैल्यू, इंडक्टर और कैपेसिटेंस का हम लोग इम्पिडेंस लिखते हैं, ये होता है JXL और -JXC, ठीक है। V/R प्लस V/JXL प्लस V/-JXC, ये V/R हुआ प्लस V/JXL, J को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि J न्यूमरेटर में रहेगा, है ना। V/-JXC और J को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये फाइनल एक्सप्रेशन आएगा यहाँ से, V/R नीचे जो J मल्टीप्लाई हुआ तो J स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो -1/XL, ये ऊपर का जो J है ये रह गया, प्लस यहाँ ये J और ये J स्क्वायर, J इंटू J स्क्वायर, -1 प्लस 1 प्लस V तो है V/XC, ठीक है, इंटू J, ऊपर का J तो रह गया। ये जो फाइनल एक्सप्रेशन हम लोग ऐसे लिखेंगे, I/V इक्वल टू, V को इधर से इधर ले आए, है ना, ये I इक्वल टू है, V को इधर ले आए, 1/R माइनस J/XL प्लस J/XC। R रिएक्टेंस है और ये क्या है, रिएक्टेंस है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। 1/R क्या होता है, G माइनस J, 1/XL क्या होगा, BL प्लस JBC, ठीक है, I/V। इम्पिडेंस का हम लोग लिखते हैं ना, इम्पिडेंस क्या होता है, Z इक्वल टू V/I, तो इम्पिडेंस का उल्टा एडमिटेंस होता है, तो I/V क्या होता है, Y इक्वल टू G माइनस JBL प्लस JBC, ठीक है। BL क्या होता है, इंडक्टिव ससेप्टेंस, और ये हुआ कैपेसिटिव ससेप्टेंस, राइट। XL क्या होता है, रिएक्टेंस, R इम्पिडेंस, G को बोलते हैं कंडक्टेंस, G हुआ कंडक्टेंस,
बी एल होता है इंडक्टिव ससेप्टेंस और ये हुआ कैपेसिटिव ससेप्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पैरेलल आरएलसी सर्किट। कैपेसिटिव ससेप्टेंस विल बी नेगेटिव वैल्यू, यानी ये देखिए आप कैपेसिटिव ससेप्टेंस पॉजिटिव है। इंडक्टिव ससेप्टेंस विल बी जीरो, ये गलत है, ये भी गलत है। इंडक्टिव ससेप्टेंस विल बी नेगेटिव वैल्यू, यहाँ देख सकते हैं इंडक्टिव ससेप्टेंस का वैल्यू नेगेटिव है, तो ये स्टेटमेंट सही है। कैपेसिटिव ससेप्टेंस विल बी जीरो, ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन में आप इतना समझ में आया, ये जो एक्सप्रेशन है ये पूरा पैरेलल आरएलसी सर्किट का है। बीएल का जो वैल्यू है वो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कभी कभी, रिएक्टेंस का उल्टा ससेप्टेंस हुआ तो बीएल का जो वैल्यू है 1/XC और जो बीसी का वैल्यू होता है 1/XC। एक्सएल का क्या वैल्यू होता है ω/L 2πfl, है ना, और बीसी को 1/XC लिखे, एक्सी क्या होता है, एक्सी होता है 1/ωc। ठीक, एक्सएल इक्वल टू ω/L, एक्सी इक्वल टू 1/ωc। ठीक है, इतना चीज़ क्वेश्चन में समझ में आया होगा। ये पूरा एक्सप्रेशन कैसे आ रही है ये भी समझे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द इम्पिडेंस ऑफ Z इक्वल टू 3 + J4, Z इक्वल टू 3 + J4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडमिटेंस। ठीक है, इस लास्ट क्वेश्चन में देखें एडमिटेंस का जो वैल्यू होता है वो 1/ इम्पिडेंस होता है, तो एडमिटेंस इक्वल टू 1/Z इक्वल टू 1/3 + J4। इसका जब कॉन्जुगेट करेंगे, है ना, तो 3 - J4 अपॉन A + B और A - B, तो A² + B², मतलब A + B A - B क्या होता है, A² - B², बट यहाँ पे जब J² का टर्म जब -1 हो जाता है ना, ये क्या है 3 + J4, 3 - J4। एग्जाम में ये डायरेक्ट ऐसे लिख देना है, इसका जो वैल्यू होगा 3² + 4², A² - B² तो 3² माइनस J4 का होल स्क्वायर, J² -1 हो गया, तो यहाँ बीच में प्लस हो गया, राइट। ये कितना आ गया 3² + 4², 3 - J4 अपॉन 25। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 0.12 माइनस J 0.16। ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। एडमिटेंस का जो वैल्यू आ रहा है ना 1 इम्पिडेंस 0.12 माइनस J 0.16। ठीक है, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है एडमिटेंस, सॉरी रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, और इम्पिडेंस का उल्टा होता है एडमिटेंस, और रिएक्टेंस का उल्टा ससेप्टेंस। इसको B से डिनोट करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस, इम्पिडेंस और रिएक्टेंस तीनों का जो यूनिट है ना, ये इसको ओम लिखा जाता है, और कंडक्टेंस, एडमिटेंस और ससेप्टेंस इन तीनों का यूनिट ओम का उल्टा मो, या फिर इसको एक और टर्म देते हैं यहाँ पे सीमेंस। यूनिट ही पूछा था कभी कभी एग्जाम में। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना। A voltage of 200 sin 100,000 volt is applied across a series RLC circuit R equal to 40 ohm, L इतना दिया हुआ है और कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड। फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। एक हमारा सीरीज RLC सर्किट है, रेजिस्टेंस का वैल्यू 40 ओम, इंडक्टेंस 0.13 हेनरी, कैपेसिटेंस 10 × 10⁻⁶ फैरेड, राइट। पूछा गया है टोटल इम्पिडेंस। इम्पिडेंस क्या होता है R + J XL - XC। ठीक है, इसका जो अपन मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो ये लिखा जाता है R² + XL - XC का होल स्क्वायर। ठीक है, रेजिस्टेंस का वैल्यू 40 दिया हुआ, L का वैल्यू 0.13 दिया हुआ, तो XL निकालेंगे पहले, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये क्या होगा ω/L। यहाँ पे देख सकते हैं आप जो वोल्टेज का वैल्यू दे रखा है V इक्वल टू, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है Vm sin ω/t, ओमेगा का वैल्यू 1000 हुआ, तो 1000 × 0.13 ये कितना आएगा 130। ठीक है, XC का वैल्यू 1/ωc, 1/ω का वैल्यू 1000 × 10⁻⁶ इंटू 10, सो 10 × 10⁻⁶ कैपेसिटेंस का वैल्यू है, तो ये 3 1 4 हो गया, 1/10⁻⁻2 मतलब 100 आ गया, है ना। ये XC का वैल्यू है। जब मैं पुट करेंगे R का वैल्यू कितना है 40 का स्क्वायर प्लस XL कितना आ रहा है 130,
माइनस एक्सी क्या आ रहा है 100, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 40 का स्क्वायर प्लस 130 में 100 गया 30 का स्क्वायर, 4 और 3 देखें हमेशा 5 याद आना चाहिए, तो 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कितना होगा 50 ओम। ये हमारा इम्पिडेंस का वैल्यू हो गया, टोटल इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। बस ये फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये 50 ओम इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a resistor of 8 ohm and a capacitor of 170 microfarad are connected in series to a 250 volt 50 hertz supply. Net impedance of the circuit is given by 19.6 ohm. What is the value of reactive power? ठीक है, एक हमारा रेजिस्टेंस है और दूसरा कैपेसिटेंस है, दोनों सीरीज में 250 वोल्ट के क्रॉस कनेक्ट किया गया है ना। 250 वोल्ट, रेजिस्टेंस का वैल्यू 8 ओम, कैपेसिटेंस का वैल्यू है 178 इंटू 10⁻6 फैरेड है ना। रेजिस्टेंस का वैल्यू ये रखा है और कैपेसिटेंस का ये हुआ वैल्यू। क्वेश्चन में हमें इंपेडेंस का वैल्यू दे रखा है, टोटल इंपेडेंस ऑफ द सर्किट जो है वो 19.6 ओम है, ठीक है। पूछा गया आपसे रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे आर सर्किट में आई स्क्वायर एक्सी होगा, आई स्क्वायर एक्सी, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, आई यहाँ पे आई आर एम एस, ये फॉर्मूला याद रखना है, आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू एक्सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर है ना। रिएक्टिव पावर का ये फॉर्मूला है। अब इस क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन में हम लोग देखें कि सीरीज सर्किट में क्या था फॉर्मूला, आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी, यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस है, तो जेड का जो फॉर्मूला होगा आर माइनस जे एक्सी, अगर आर और एल रहता तो होता आर प्लस जे एक्सएल, ठीक है। जेड का जो मैग्नीट्यूड है ये होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। जेड का वैल्यू 19.6 दे रखा है, आर का वैल्यू 8 ओम दे रखा है, प्लस एक्सी का होल स्क्वायर, इसको जो सॉल्व करेंगे तो एक्सी का वैल्यू आएगा यहाँ पे 17.89, ठीक है। ये रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला आई आर एम एस का होल स्क्वायर, आई आर एम एस क्या होगा वी अपॉन जेड, आई का वैल्यू वी अपॉन जेड का होल स्क्वायर इंटू एक्सी, ठीक है। वोल्टेज 250 दे रखा है, जेड का वैल्यू 19.6, इसका होल स्क्वायर हुआ ओवरऑल इंटू यहाँ पे क्या है एक्सी है ना, आई स्क्वायर एक्सी, एक्सी हम लोग निकाले 17.89, ठीक है। ये जब पूरा वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2912.5। रिएक्टिव पावर निकाला गया, रिएक्टिव पावर का यूनिट क्या होता है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ठीक है, वी आर। तो इसका जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन है ना, 2912.5 वी आर। रिएक्टिव पावर का ये यूनिट है, अगर एक्टिव पावर का यूनिट क्या होता है वॉट होता है। रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला ऐसे क्या होता है वी आई साइन फाई, ठीक है। एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है पावर इक्वल टू वी आई कॉस फाई, ये वॉट में होता है, ये वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, और एपरेंट पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इनटू करंट वी आई, ठीक है। रिएक्टिव पावर आप निकालने बोला गया, 100 यूनिट्स में वॉर है, सारा वॉर में दे रखा है, तो 2912, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज V इक्वल टू 200 sin 100t, फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द एम्पलीट्यूड, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में सारा V एवरेज दे रखा है, ठीक है। मतलब आपको V एवरेज निकालना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे वी एम साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा का वैल्यू कितना है 100, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ इक्वल टू 100, फ्रीक्वेंसी क्या होगा 100 अपॉन 2 पाई, 100 अपॉन 2 इंटू पाई का वैल्यू होगा 3.14, 2 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6, 100/6 कितना होगा 15 के आसपास को ऑप्शन होना चाहिए है ना। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है 15.9, एक ही ऑप्शन भाई साहब 30 है, ठीक है, दे रखा है, तो इसका मतलब ये 15.9 ही आएगा। मतलब ऐसे मैं बता रहा हूँ एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, टाइम सेव करने के लिए 15.9 हुआ, और जो वी एवरेज का वैल्यू है वो 2 VM अपॉन पाई, दो VM का वैल्यू कितना है मैक्सिमम का 200 अपॉन पाई, ठीक है। ये वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 127.4 वोल्ट, ठीक है। वी एवरेज का वैल्यू 2 VM बाई पाई, वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है साइनोसोडल केस में VM बाई √2, वी एवरेज हो गया 2 VM बाई पाई, फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकाल लिया 15.9 हर्ट्ज, ठीक है। इस क्वेश्चन में इतना ही, इसका आंसर क्या हुआ 127.4 और 15.9 हर्ट्ज, ठीक है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, द एडमिटेंस ऑफ अ सर्किट इज, एडमिटेंस देखिए दे रखा है सर्किट का
0.03 माइनस जे 0.04, फाइंड द इम्पिडेंस। जेड इम्पिडेंस और एडमिटेंस क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जेड इक्वल टू 1/y, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे जेड इक्वल टू 1/y, 0.03 माइनस जे 0.04, इसका कॉन्जुगेट जब लेंगे 0.03 प्लस जे 0.04 अपॉन 0.03 प्लस जे 0.04, ठीक है। सेम जो इस टाइप का क्वेश्चन एक और पहले के 0.03 प्लस जे 0.04, और तीनों दोनों का सम करेंगे, है ना। इसका स्क्वायर क्या होगा, 0.0009 प्लस 0.0016, ये 16 है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.03 प्लस जे 0.05 अपॉन 0.0025, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12 प्लस जे 16, ठीक है। तो इसमें जो इम्पिडेंस का वैल्यू हुआ 12 प्लस जे 16, राइट। इम्पिडेंस जो होता है एडमिटेंस के अपोजिट होता है, बताया था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस टू 1/10 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है, सपोज पहले फ्रीक्वेंसी f1 है ना, अब f2 हो गया, तो इसको 1/10 से रिड्यूस कर दिए। इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट द सप्लाई फ्रीक्वेंसी रिड्यूस टू 1/10 ऑफ प्रीवियस वैल्यू, द करंट विल बी, राइट। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, XL इक्वल टू 2πfl, XL इक्वल टू ओमेगा एल या फिर 2πfl। तो जो करंट का जो वैल्यू होता है V अपॉन XL, ये क्या होगा, V अपॉन XL का वैल्यू 2πfl, ठीक है। करंट का जो वैल्यू है, यहाँ पे आपसे करंट का वैल्यू पूछा जा रहा है। करंट का वैल्यू फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, करंट जो है 1/f है। तो जो रिलेशन लिखेंगे हम लोग, I1 अपॉन I2 इक्वल टू F2 अपॉन F1, ठीक है। तो I1 अपॉन I2, F2 क्या है, पहले का जो फ्रीक्वेंसी है वो F1 है, और F2 क्या है, F1 अपॉन 10 है, F1 अपॉन 10। F1 से F1 कट गया, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो I2 कितना आ रहा है, 10I1, 10I1 आया। तो पूछा गया करंट विल बी, है ना। तो इसमें क्या आंसर होगा, 10 टाइम्स हाई हो रहा है, जो बाद वाला करंट है वो पहले वाले से 10 टाइम्स ज़्यादा है, तो 10 टाइम्स हाई हुआ, है ना। I2 विल बी, करंट विल बी 10 टाइम्स हाई। सेम क्वेश्चन इस क्वेश्चन में दिया हुआ इंडक्टिव सर्किट, सेम क्वेश्चन अगर कैपेसिटिव सर्किट के लिए पूछा जाता तो इसका होता है 1/ωc, मतलब 1/2πfc। करंट का जो वैल्यू होगा V अपॉन XC होता है ना, V अपॉन XC, तो V अपॉन 2πfc, 1/2πfc, तो क्या होगा V 2πfc। करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है फ्रीक्वेंसी के, इन केस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट, और रिएक्टिव, और यहाँ पे क्या है इंडक्टिव सर्किट, तो करंट जो है फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गया। इंडक्टेंस, प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट जो है वोल्टेज से लैग करता है, और प्योर इंडक्टिव सर्किट 90 डिग्री से लैग करेगा। कैपेसिटिव सर्किट में करंट जो है लीड करता है वोल्टेज से, अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री से लीड करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम एंड एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस 8 ओम, ये है हमारा 6 ओम है, ये इंडक्टेंस 8 ओम है, आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 250 वोल्ट 50-60 सप्लाई, फाइंड द एक्टिव पावर कंज्यूम, ठीक है। एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता, ठीक है। पहले इसका जेड निकालते हैं, टोटल मतलब इम्पिडेंस कितना है सर्किट में, ये 6 ओम, ये 8 ओम, टोटल इम्पिडेंस जो होगा क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये आ गया 10 ओम। 6 ओम और 8 ओम का रेजिस्टेंस, 8 ये भी ओम में ही दिया हुआ है ना, तो डायरेक्ट हो गया। 10 ओम इसका इम्पिडेंस आ गया, जो करंट का वैल्यू है वोल्टेज अपॉन इम्पिडेंस, ये कितना आ गया 25 एम्पियर। करंट का वैल्यू V अपॉन जेड, है ना, 25 एम्पियर आ गया। यहाँ पूछा गया कैलकुलेट द एक्टिव पावर कंज्यूम्ड,
एक्टिव पावर क्या है, वी आई कॉस फाई होता है फॉर्मूला, थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे, ये वॉट में रहता है ना, इसका यूनिट वॉट होता है। वोल्टेज क्वेश्चन में वी, करंट का वैल्यू क्या होगा, वी अपॉन जेड कॉस फाई। कॉस फाई बेसिकली हमारा पावर फैक्टर, इसका बहुत सारा फॉर्मूला है, लेकिन एसी सर्किट में कॉस फाई का एक फॉर्मूला होता है आर अपॉन जेड, ये याद रखेंगे, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस का वैल्यू क्वेश्चन में 6 दे रखा है, जेड का वैल्यू 10 है, ये हो गया 0.6। ठीक है, ये यहाँ पे क्या आ रहा है, वी वी इंटू वी बी स्क्वायर, तो 250 इंटू 250 अपॉन जेड का वैल्यू 10 इंटू 6, सॉरी 0.6, राइट, ये सही कट गया। 25 625 इंटू 25 625 आ रहा है, 625 इंटू 6, 36 137 के आसपास आंसर आएगा, है ना। ये देखिए यहाँ पर 3.75 किलोवाट, बिना एग्जाम में सॉल्व के आंसर आ सकता है। 3.75 किलोवाट, पहले तो क्वेश्चन में पूछा गया एक्टिव पावर, तो जो वार वाला ऑप्शन ये तो गलत हो गया, ये रिएक्टिव पावर का यूनिट होता है, एक्टिव पावर मतलब वॉट ही आंसर आएगा। ठीक है, और 25 625 6 का यूनिट आ रहा है यहाँ पे, और 6 36, तो 36 37 के आसपास आंसर आ रहा है, तो 3.75 किलोवाट। ठीक है, इसका ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बैंडविड्थ ऑफ अ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट इज इक्वल टू, बैंडविड्थ का वैल्यू दे रखा है 26.52 हर्ट्ज, बैंडविड्थ ऑफ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, ठीक है, और क्वालिटी फैक्टर का जो वैल्यू दे रखा है 1.7322, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में बैंडविड्थ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन क्यू, ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, बैंडविड्थ का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी अपॉन क्यू। क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ इनटू क्वालिटी फैक्टर, यहाँ से आया। बैंडविड्थ का वैल्यू दे रखा है 26.52 इंटू क्वालिटी फैक्टर का है 1.73, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से भी आप देखिए इसमें क्वेश्चन में एग्जाम में सॉल्व नहीं करना, 26 को 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 26 से तो पहले ज़्यादा आ रहा है, तो 26 से कम वाला ऑप्शन ये तो खत्म हो गया। 26 2 से थोड़ा कम है, मतलब 26 दूना 52 से थोड़ा कम होगा, तो 45 वाला आंसर होगा, क्योंकि 26 को 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 तो आ नहीं सकता है, तो ये 45.94 इसका आंसर है ना। इसके एग्जाम में इसे मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट बनाना है, 45.94 हर्ट्ज। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा है व्हाट इज द वैल्यू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है ये ओमेगा एल अपॉन आर होता है, ओमेगा नॉट एल अपॉन आर। ठीक है, सीरीज सर्किट के केस में बता रहा हूँ मैं, जब सीरीज रेजोनेंस होगा तो क्वालिटी फैक्टर ओमेगा नॉट एल अपॉन आर, और या तो फिर 1 अपॉन ओमेगा नॉट आर सी भी होता है। ठीक है, ओमेगा नॉट का वैल्यू जो है पुट करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन सी। ठीक है, ये सीरीज सर्किट के केस में हुआ, सीरीज रेजोनेंस सर्किट में 1 अपॉन आर रूट एल बाई सी, इसके बेसिस पे अलग अलग न्यूमेरिकल्स आता है, अलग अलग डेटा दिया रहेगा, या फिर दिया रहेगा क्वेश्चन में सी को वेरी करें तो क्वालिटी फैक्टर में क्या वेरिएशन होगा। पैरेलल के केस में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 1 आर अपॉन ओमेगा नॉट एल और ये ओमेगा नॉट आर सी। क्वालिटी फैक्टर यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1 अपॉन आर की जगह आर लिख देना है, सब अपोजिट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एल के जगह पे सी अपॉन एल। ठीक है, तो ये दो चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे कि क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन आर रूट एल बाई सी सीरीज के केस में, और पैरेलल केस में आर रूट सी बाई एल। ठीक है, बैंडविड्थ का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी अपॉन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन क्वालिटी फैक्टर। ठीक, अगला क्वेश्चन, अ कैपेसिटर ऑफ 90 माइक्रोफैरेड इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वी अपॉन एक्सी, सिर्फ कैपेसिटेंस दे रखा है, अगर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दे रखा तो इम्पिडेंस कैलकुलेट करते वी अपॉन जेड, बट यहाँ पे सिर्फ वी अपॉन एक्सी। वी अपॉन एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी, तो वी इंटू ओमेगा सी हो गया, ऊपर गया तो, और ये फिर क्या हो गया वी 2 पाई एफ सी। ठीक है, इसका जो वैल्यू पुट करेंगे आई इक्वल टू वी कितना दे रखा है 230, 2 पाई का वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी 50, कैपेसिटेंस का वैल्यू 9
90 इंटू 10⁻⁻6, राइट। ये जब पूरा आप सॉल्व करेंगे तो ये 6.5 एम्पियर आएगा, है ना करंट। सी सिंपल सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट या सीरीज सर्किट में, ये सर्किट में क्या होता है, आई इक्वल टू आपको V/Z रखना है। जेड का वैल्यू यहाँ पे सिर्फ कैपेसिटर दे रखा है तो XC लिख दिए, सिर्फ इंडक्टर रहता तो XL लिख देते हैं। अगर RL सर्किट रहेगा तो R प्लस XL लिखेंगे, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ R² प्लस XL स्क्वायर। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वहाँ पे क्या था, R प्लस सीरीज रेजोनेंस केस में R प्लस J XL माइनस XC था। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जो सर्किट है उसमें जो भी कंपोनेंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस, इंडक्टर्स, उसका जो जिस हिसाब से वो कनेक्शन है उस हिसाब से हम लोग लिखेंगे, बस सिंपल है। यहाँ पे सिर्फ कैपेसिटेंस था V/XC की है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। RMS वैल्यू यहाँ पे है 6.5 एम्पियर, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्योर रेजिस्टिव AC सर्किट। प्योर रेजिस्टिव AC मतलब एक प्योर कैपेसिटर सर्किट है। अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट आर आउट ऑफ द फेज विथ ईच अदर, ये गलत है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज एंड करंट जो होगा इन फेज रहेगा। फाई का वैल्यू 0 होगा, कॉस फाई का वैल्यू 1 होगा, मतलब यूनिटी पावर फैक्टर पे सर्किट काम करेगा। पावर कंज्यूम्ड ऑल वन नेगेटिव, ये गलत है। पावर फैक्टर इज 0, गलत है। देखो यहाँ पावर फैक्टर 1 आ रहा है ना। एक्सप्रेशन फॉर पावर इज सेम है DC सर्किट। पावर का जो एक्सप्रेशन होता है वो VI cos फाई होता है। cos फाई यहाँ से हम लोग 1 निकालें तो पावर VI लिख सकते हैं, और DC सर्किट में पावर का वैल्यू VI होता है ना, वोल्टेज इनटू करंट। तो पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्योर रेजिस्टिव AC सर्किट। तो एक्सप्रेशन फॉर पावर इज सेम, पावर सेम आ रहा है ना, क्योंकि रेजिस्टिव केस में वोल्टेज और करंट फेज में रहता है। फाई का वैल्यू 0 हो गया, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल 0 है। cos फाई 1 हो गया तो VI, है ना। तो एक्सप्रेशन फॉर पावर इज सेम है DC सर्किट, ये सही है, ठीक है। तो ये सही ऑप्शन हुआ। तो इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिला होगा। सॉल्यूशन ये जरूर प्रीवियस ईयर का है, लेकिन उससे आसपास हम बहुत सारा कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देखिए क्लास, उम्मीद करते हैं आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।